नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसका टाइटल है कैबिनेट मिशन 1946। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा बेवेल योजना या शिमला समझौता 1945। उससे पहले आपने देखा क्रिप्स मिशन। उससे पहले आपने देखा अगस्त प्रस्ताव। उससे पहले देखा आपने भारत शासन अधिनियम 1935। आशा करता हूँ ये सब आपको क्लियरली समझ में आया होगा। देखिएगा 1942 में क्रिप्स मिशन आया है जो फेल हो गया, जिसकी मांगें नहीं मानी गई। 1945 में बेवेल योजना बताया था मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में, या शिमला समझौता 1945 में लॉर्ड बेवेल भारत के गवर्नर जनरल और वाइसरॉय बनाए गए, जिन्होंने कोशिश की कि भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर किया जाए। जून जुलाई में ये हुआ था। 1945 में शिमला में मीटिंग हुई थी, सर्वदलीय बैठक। गांधी जी नहीं गए थे और कांग्रेस की ओर से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद गए थे। ये सब हो गया लेकिन कोई निचोड़ नहीं निकला है। अब 1945 में अगस्त के महीने में होता ये है कि विश्व युद्ध ख़त्म हो जाता है। विश्व युद्ध जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब तक 2 ही विश्व युद्ध हुए हैं, ये समाप्त हो जाता है 1945 में। समाप्त होने की वजह क्या थी? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त में 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 परमाणु बम गिरा दिए, फैट बॉय लिटिल बॉय। और जब परमाणु बम का यूज़ हो गया तो दुनिया में इस बात का ख़तरा हो गया कि पूरी दुनिया के देश जिन जिन पे परमाणु हथियार हैं वो परमाणु हथियार यूज़ करेंगे। एक से घातक केमिकल वेपन यूज़ किया जाएगा और अंत में कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया में तबाही आ जाए, भयानक, और मानव जाति ही नष्ट हो जाए। तो जैसे ही जापान के ऊपर बमबारी हुई, पूरी दुनिया के देशों ने कोशिश करके इस विश्व युद्ध को ख़त्म कराया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में, आप जानते होंगे, अक्टूबर के महीने में। हम कभी चर्चा करेंगे इस बारे में। बहरहाल 1945 में जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया, चीज़ें जब नॉर्मल होना शुरू हुई हैं, तब ब्रिटेन पर चूँकि पहले से दबाव था कि वो भारत को आज़ाद करे। ब्रिटेन के सहयोगी देश जो विश्व युद्ध में ब्रिटेन के सहयोगी थे, उन्होंने भी कहा था, अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया इत्यादि ने, कि भैया आप आज़ाद करो भारत को। इधर आज़ाद हिंद फौज ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। तो कुल मिला के अंग्रेज़ों ने अब ये मन बना लिया कि हम भारत को अब आज़ाद कर देंगे। और भारत को आज़ाद करने के लिए फिर क्या किया जाएगा? चूँकि भारत को आज़ाद करने के लिए सबसे बड़ी समस्या अंग्रेज़ों के पीछे ये थी कि वो एकदम से भारत से नहीं जाना चाहते थे। कि भारत को आज़ाद करने का मतलब ये है कि उन्हें एकदम छोड़ के चले जाओ आप। अंग्रेज़ ये चाहते थे कि किसी तरह से, एक तो वो ये चाहते थे बंटवारा हो जाए, ये तो उनके मन में था, क्योंकि जाते जाते वो कुछ ना कुछ खुराफात करना चाहते थे। उन्हें मालूम था मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड कर रही है और ये पाकिस्तान के लिए बिना मानेंगे नहीं, और हम इन्हें अगर हवा देते हैं थोड़ी सी तो शायद ये और ज़्यादा इनकी इच्छा प्रबल रूप से हावी हो जाए और शायद वो पूरी भी हो जाए। इसके अलावा अंग्रेज का दूसरा सोच ये थी कि वो ये भी चाह रहे थे कि भारत जाने से पहले भारत का संविधान बन जाए, जिससे कि हमारे जाने के बाद भारत के लोगों को देश चलाने में मुश्किल ना हो। क्योंकि भारत में संविधान बनाने की बात बहुत लंबे समय से चल रही थी। संविधान सभा की डिमांड तिलक के स्वराज बिल से, या एम.एन. रॉय, या गांधी जी, या बहुत से लोगों ने, या मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में, इस तरह से कई बार भारत के संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के निर्माण की बात आई थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जब विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो इंग्लैंड में चुनाव होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इंग्लैंड में चुनाव होते हैं और चुनाव में लेबर पार्टी जीत जाती है। लेबर पार्टी जीत जाती है और इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे, और चर्चिल साहब कंजर्वेटिव पार्टी से थे। ये कंजर्वेटिव पार्टी से थे। इनकी कंजर्वेटिव पार्टी हार जाती है, लेबर पार्टी जीत जाती है, और सर क्लीमेंट एटली ये बन जाते हैं कौन? ब्रिटिश के पीएम बन जाते हैं। लेबर पार्टी भारत के प्रति उदार थी। मैं आपको पहले भी कई सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि लेबर पार्टी का जो दृष्टिकोण था वो भारत के लिए कैसा था, उदारवादी दृष्टिकोण था। तो बहरहाल 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। उसके बाद इंग्लैंड में चुनाव होते हैं। चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी हार जाती है, लेबर पार्टी जीत जाती है, और सर उसके क्लीमेंट एटली पीएम बन जाते हैं। इन सब घटनाओं के बाद, एक मिनट रुकिएगा, मैं कुछ साफ़ करने के लिए देख लूँ। ये मास्क को मैंने यहाँ डस्टर बना रखा है। तो ये सब घटनाएं हो गई है। इंग्लैंड में नई सरकार आ गई है। नई सरकार ने फिर क्या किया है कि भारत को आज़ाद करने के साथ साथ उन्होंने भारत के संविधान बनाने के लिए ये पहल शुरू की है। और पहल करने के लिए उन्होंने एक दल वहाँ से भेजा है। एक दल भेजा है इंग्लैंड से, उसका नाम दिया है कैबिनेट मिशन।
इंग्लैंड की सरकार ने एक कमेटी बनाई है, एक आयोग बनाया है, उसको भारत भेजा है कि आप जाओ और वहाँ पे देख के आओ कैसे संविधान सभा कैसे बनेगी और आगे कार्रवाइयाँ कैसे होंगी। इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, एक आयोग बनाया, उसका नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में बनाया गया, 46 में ही आया कैबिनेट मिशन। इस दल को कहने की पीछे वजह क्या थी कि इस मिशन में 3 मेंबर थे, नाम आपके नीचे लिखे हुए हैं, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, वही क्रिप्स मिशन वाले। तीनों मेंबर ब्रिटेन में मंत्री हैं। कैसे मंत्री हैं? कैबिनेट मंत्री हैं। ब्रिटेन की सरकार में ये मंत्री हैं, इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इसमें 3 मेंबर थे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में 1945 में हुए आम चुनाव में सर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी। कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी की सरकार। कई बार पूछा गया प्रश्न है। एक तो सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि जब ब्रिटेन ने भारत को आज़ाद किया उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? सर क्लीमेंट एटली। किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के थे। और इस पार्टी का दृष्टिकोण कैसा था? उदारवादी दृष्टिकोण था। तो ये सरकार बन गई है। 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स की अगर बात करें तो देखिएगा, भारत में संसद होती है। भारत में संसद में 3 अंग होते हैं। पार्लियामेंट के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, दूसरा अंग लोकसभा और तीसरा अंग होती है राज्यसभा, ठीक है ना। इंग्लैंड में लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, और इंग्लैंड की राज्यसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है ना। तो इंग्लैंड की लोकसभा क्या कहलाती है? हाउस ऑफ कॉमन्स। तो प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने क्या किया? 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि लंदन की लोकसभा में घोषणा की कि भारतीयों को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है, क्योंकि उदारवादी दृष्टिकोण था, पूरी दुनिया का दबाव था। इस घोषणा करने के बाद उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक, है ना, कैसे मंत्रियों का? कैबिनेट मंत्रियों का। प्रधानमंत्री के अंदर में होती है ना कैबिनेट मंत्री, हर डिपार्टमेंट का एक मेन मंत्री होता है, उसे कैबिनेट मंत्री कहते हैं। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय मिशन, जिसके सदस्य कौन कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स हैं, क्रिप्स मिशन वाले। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये इस आयोग के अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस। और तीसरा बंदा था AB अलेक्जेंडर, थे जिन्हें कैबिनेट मिशन कहा गया। यानी कि भारतीयों को आज़ाद होने का हक है, इसके लिए उन्होंने एक मिशन तैयार किया, 3 मेंबर रखे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और तीसरा बंदा था पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस इस आयोग के अध्यक्ष थे। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, यानी कि वहाँ गठन हो गया। और उसके बाद क्या हो गया? 24 मार्च को, 14 मार्च को घोषणा की उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में, और उसको जल्दी से गठित करके तीनों लोगों को भेज दिया। कहाँ? भारत। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया। इन्होंने क्या कहा? मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की गई। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन जब भारत आया मार्च में, और मार्च में आने के बाद अप्रैल मई लगभग 2 महीने के बीच क्योंकि 16 मई को घोषणा की है इन्होंने, भारत के हर पार्टी के नेताओं से बात की। बात करने में यही पूछा कि भाई आप कैसे संविधान बनाएंगे, कैसे सारी चीज़ें होंगी। तो इसके सामने क्या था? कैबिनेट मिशन का पहला उद्देश्य था कि भारत में एक अंतरिम सरकार बना दी जाए। अंतरिम सरकार मतलब, क्योंकि अंग्रेज तो अब जा रहे हैं धीरे धीरे, तो शासन कौन चलाएगा, और संविधान सभा कैसे बनेगी, क्योंकि संविधान सभा ही तो संविधान बनाएगी, और संविधान सभा में भारत के ही लोग होंगे। तो भारत के लोगों को संविधान सभा में कैसे चुना जाएगा, वो संविधान कैसे बनाएगी। और जब तक संविधान बन के तैयार नहीं होता तब तक एक अंतरिम सरकार बनेगी। अंतरिम सरकार में वाइसरॉय के अलावा सारे इंडियन होंगे और हर डिपार्टमेंट उन्हें बांटा जाएगा, और अंतरिम सरकार संविधान लागू होने तक भारत को चलाएगी, और बाद में फिर वो भंग होने के बाद फिर आगे संविधान के हिसाब से नई सरकार का गठन होगा। तो संविधान सभा के सामने पहला क्या था मामला कि अंतरिम सरकार की स्थापना करनी है और संविधान सभा का गठन करना है, और संविधान कैसे बनेगा उसके लिए योजना प्रस्तुत करनी थी। तो उन्होंने 2 महीने की बातचीत के बाद 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत की, जो इस प्रकार थी कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। भारत का संघ बना देंगे जिसमें ब्रिटिश भारत यानी कि भारत के वे राज्य होंगे जिन पर अंग्रेजों को कब्जा है। 11 राज्य थे, बता चुका हूँ मैं आपको पहले।
और देशी रियासत थी लगभग 565, छोटी मोटी रियासतें थीं। इन सबको मिलाकर एक भारत के संघ की स्थापना की जाएगी। भारतीय संविधान निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी और संविधान सभा में कौन लोग होंगे तो उन्हें कैसे चुना जाएगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मतलब ये होता है कि जब जनता सीधे वोट ना दे तब उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। इसको और डिटेल में समझेंगे राष्ट्रपति के उसमें कि इसके एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो कैसे होता है अप्रत्यक्ष। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इन्होंने कहा कि संविधान सभा में जो लोग चुने जाएंगे वो कैसे चुने जाएंगे? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर चुने जाएंगे। संविधान सभा में मेंबर कितने होंगे? 389 मेंबर होंगे। ये संख्या आपको याद रखनी है कि कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य संख्या निर्धारित की गई तो इन्होंने कहा 389 मेंबर होंगे। संविधान सभा ने कहा, कैबिनेट मिशन ने कहा कि आपकी संविधान सभा में 389 मेंबर होंगे, जिसमें 292 मेंबर आएंगे राज्यों से। कौन से राज्यों से? जिन पे ब्रिटेन का कब्जा है, ठीक है ना। ब्रिटिश इंडियन स्टेट, ब्रिटिश भारतीय राज्यों से कितने मेंबर आएंगे संविधान सभा में? 292। 93 मेंबर आएंगे देशी रियासतों से। 93 मेंबर कहाँ से आएंगे? देशी रियासतों से। और 4 मेंबर कहाँ से आएंगे? चीफ कमिश्नरी वाले क्षेत्र। चीफ कमिश्नरी वाले क्षेत्र 4 थे, ठीक है ना। और इन चारों क्षेत्रों में अंग्रेज़ों के अधिकारी बैठते थे। ऐसे मान के चलिएगा कि पूरे इंडिया में राजधानी दिल्ली थी, लेकिन अलग अलग लोकेशन पे 4 लोग बिठा रखे थे जो क्षेत्रीय आधार पर प्रशासन देखते थे, तो उन्हें चीफ कमिश्नरी वाले क्षेत्र कहा जाता था। तो 4 मेंबर उन एरिया से आएंगे, 93 देशी रियासतों से और 292 राज्यों से। तो टोटल मिला के आप देखेंगे तो 389 मेंबर डिसाइड किए किसने? संविधान सभा में किसने डिसाइड किए? कैबिनेट मिशन ने। यह निश्चित किया गया प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक व्यक्ति होगा, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति संविधान सभा में जाएगा। 10 लाख लोगों पर 1 लाख हो एक व्यक्ति संविधान सभा में होगा। तो आप देख रहे हैं कि राज्यों में 292 लोग आ रहे हैं, तो राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा थी। देशी रियासतों से 93 लोग आ रहे हैं, यहाँ जनसंख्या कम थी। और 4 मेंबर कहाँ से आ रहे हैं? चीफ कमिश्नर वाले क्षेत्र से आ रहे हैं। तो फॉर्मूला ये रखा गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति कहाँ पहुँचेगा? संविधान सभा में पहुँचेगा। तो आप देख रहे हैं 389 मेंबर का मतलब हो गया कि लगभग इतने करोड़ जनसंख्या उस समय भारत की रही होगी, तभी तो 10 लाख पे एक बंदा होगा तो 1 करोड़ में 10 हो जाएंगे, तो 38.9 करोड़ में 389 मेंबर हो जाएंगे। तो इस तरह से जनसंख्या के आधार पर व्यक्तियों का निर्धारित किया गया। तो याद रखिएगा प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक व्यक्ति होगा। प्रांतों को प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया। जो बड़ा प्रांत होगा वहाँ से ज़्यादा मेंबर होंगे संविधान सभा में, जो छोटा प्रांत होगा वहाँ के मेंबर कम होंगे, क्योंकि मेंबर डिसाइड किए गए थे कि संविधान सभा में एक मेंबर 10 लाख लोगों पर होगा। ब्रिटिश भारत के 296 प्रतिनिधियों में संप्रदाय के आधार पर बांटा गया। जो भारत के राज्य थे ब्रिटेन के अंडर में, उसके कितने मेंबर लिए गए हैं? 296, 92 और 4 296 हो गए ना। ये 93 से हटा दो क्योंकि ये भी भारत के राज्यों में था। तो टोटल 296 मेंबर कहाँ से आ रहे थे? ब्रिटिश भारतीय राज्यों से। इनमें सामान्य वर्ग कितने लोग थे? 213। मुसलमान कितने थे? 79, 79 और सिख कितने थे? 4। इस तरह से भारत में के जो ब्रिटिश भारतीय राज्य थे उनमें संप्रदाय के आधार पर विभाजन इस तरह किया गया। एक अंतरिम सरकार का तुरंत गठन किया जाएगा जिसको भारत के सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। यानी कि संविधान सभा का निर्माण कर देंगे और साथ के साथ आपकी एक अंतरिम सरकार बना देंगे जो आपका क्या करेगी? अंतरिम सरकार भारत को संभालेगी जब तक संविधान नहीं बन जाता, और संविधान बनने के बाद चुनाव होंगे और चुनाव के आधार पर नई सरकार बनेगी। तब तक यही अंतरिम सरकार क्या करेगी? भारत में शासन संभालेगी। और इस अंतरिम सरकार को सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। इसमें कुल 14 मेंबर होंगे, 6 कांग्रेसी, 5 मुस्लिम लीग, 1 भारतीय ईसाई, 1 सिख और 1 पारसी होगा। इस तरह से टोटल 14 मेंबर होंगे। और ये अंतरिम सरकार का हेड कौन होगा? वायसरॉय होगा, ठीक है ना। और वायसरॉय के बाद फिर बाकी के सदस्य भारत के होंगे। गांधी जी के अनुसार ये उस समय की परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ योजना थी। गांधी जी ने कहा कि ये सबसे बेस्ट है, इससे ज़्यादा बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। सर क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मार्च 1946 में ये प्रस्ताव रखा हाउस ऑफ कॉमन्स में कि भारतीयों को आज़ाद होने का हक है, और उनके लिए 3 मेंबर की कमेटी बनाई। पैथिक लैरेंस हेड थे, A.B. अलेक्जेंडर और
स्टैफोर्ड क्रिप्स ये भारत आए, सभी पार्टियों से बात करी और सारे मुद्दे उन्होंने सामने रखे। कैबिनेट मिशन की बात पूरी हो गई। अब बात देखेंगे आगे अंतरिम सरकार का गठन। तो अंतरिम सरकार में कौन कौन से मेंबर होंगे ये देखा जाएगा अगले वीडियो में। उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।